नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश एजीटीए में जो प्रगति बेंच मैंने लॉन्च कर रखा है, इसके लिए एमसीक्यू वाली सीरीज है। इसका आज हम लोग 9वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। विधिवत तरीके से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि 20 से हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन तो मैं 20 ही पूछूंगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन खूब ढेर सारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, पूछना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो इस कोर्स के अंदर आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट हैं जो आप बीएससी एग्रीकल्चर करते समय पढ़ते हो। इस कोर्स के अंदर आपको ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ नोट्स भी आपको दिया जाएगा, जो कि बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। अगर आप इस समय इसको खरीदते हो तो इसकी जो वैलिडिटी आपको मिलेगी वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसे खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा बता देता हूँ कि अगर आप लोग विधिवत तरीके से एजीटीए की तैयारी करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहेंगे तो ज़रूर खरीद लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ही हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज, यहाँ पर आप देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है व्हेन वाज द फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। इसके बारे में मैंने एक बार शायद और भी क्वेश्चन पूछ रखा था। जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें मैंने शायद इसके बारे में एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था, लेकिन यहाँ पर हम इसको दोबारा रिवाइज करा देते हैं। जो क्वेश्चन दोबारा आ रहा है उसको आप ऐसे लीजिए कि इसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो पहली बार जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? वो 1919 में हुआ था। 1919 में लाइव स्टॉक का सेंसस यानी कि जो पशु जनगणना है वो शुरू हुई थी। पशुधन की जो जनगणना है ये स्टार्ट हुई थी 1920 में, और इसका डाटा जो पब्लिश हुआ था ये कब पब्लिश हुआ था? ये 1920 में पब्लिश हुआ। समझ गए? कोई समस्या? इसके अलावा बात करते हैं तो क्या लिख रहा है 1929। 1929 बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आईसीएआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये स्टेब्लिश हुआ था। कब स्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था जुलाई 16 को। और कब हुआ था ये? 1929 को। इसीलिए हम आईसीएआर डे के रूप में 16 जुलाई को मनाते हैं। समझ लो। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच ईयर वाज द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड? किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है इसको ऑफिशियली कब इंट्रोड्यूस किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड जिसमें किसान क्या करता है, अल्प अवधि के लिए लोन निकाल सकता है, क्रेडिट पे पैसा ले सकता है और अपने खेती-बाड़ी से जुड़ी जो समस्याएँ हैं, जो भी खेती-बाड़ी में जो पूँजी की ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को यहाँ से वो पूरा कर सकता है। किससे? किसान क्रेडिट कार्ड से। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये लॉन्च कब हुआ था? तो ये जो लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये लॉन्च हुआ था अगस्त 1998 में। समझ गए? हमारे जन्म से मात्र और मात्र 1 महीने बाद ये लॉन्च हुआ था। समझ गए? मैंने यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ भी बता दिया। चलो, इसके अलावा बात करते हैं अगस्त 2007। अगस्त 2007 जो है, इसमें क्या लॉन्च हुआ था? अगस्त 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लॉन्च हुई थी। क्या लॉन्च हुई थी? राष्ट्रीय राष्ट्रीय कृषि कृषि विकास राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। समझ गए? जिसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इसको कहते हैं। एक और है, यहाँ पर लिखा है क्या? यहाँ पर लिखा है जनवरी 2004। याद रख लेना,
जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर, क्या किसान कॉल सेंटर ये लॉन्च हुआ था। टोल फ्री नंबर क्या है? 1800-180-1551। कब से कब तक चलता है? सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक। आप यहाँ पर 22 भाषाएं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में हम यहाँ पर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? इसके अलावा देख लेते हैं नवंबर 2005 को क्या हुआ था। नवंबर 2005 को पीपीवी एंड एफ और अथॉरिटी जो थी, इसकी शुरुआत करी गई। समझ गए बेटा? वेयर इज द डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर लोकेटेड? कृषि में महिला निदेशालय कहाँ स्थित है? इस तरीके के आपके ऑप्शन हैं, ध्यान से देखो और ध्यान से देख के बताओ। तो इसमें मैंने राइट आंसर बता दिया था, हाँ बता दिया। तो इसमें आपको ध्यान से देखना, ध्यान से देख के इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसमें कह रहा है कि डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर ये कहाँ पर है? ये है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। समझ गए? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये राइट हो जाएगा। इसके अलावा जो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में तो बहुत चीज़ें हैं, जैसे IARI है, ICAR है, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च है, इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेटिस्टिक्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेटिस्टिक्स, और इसके अलावा बहुत ढेर सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो इसमें कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं कि थोड़ा सा एक आध हो तो लिखवा दिया जाए। हैदराबाद जरूर इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हैदराबाद है यहाँ पर आपको ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोमेट्रोलॉजी, बोले तो यहाँ पर क्या है? AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोमेट्रोलॉजी। क्या है? एग्रोमेट्रियोलॉजी। क्या था? एग्रोमेट्रियोलॉजी, बोले तो कृषि मौसम विज्ञान। फरीदाबाद हरियाणा में क्या है? फरीदाबाद हरियाणा में DMRI। क्या है? DMRI, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन यहाँ पर है। क्या है? डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन यहाँ पर। What was the specific target for increasing wheat production under the National Food Security Mission by the end of 11th plan? जो 11th 5-year प्लान था उसके खत्म होने तक गेहूं का जो उत्पादन था उसको बढ़ाने का लक्ष्य कितना दिया गया था, यह कितना गवर्नमेंट ने एज्यूम किया था कि यहाँ तक हमको पहुंचना है। तो आपको याद रखना है कि गेहूं का उत्पादन लगभग 8 मिलियन टन उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य था 11वें 11th ईयर प्लान। समझ गए? इसके अलावा बात करते हैं इसके अलावा बात करते हैं ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था रबी 2007-8 में। कब हुआ था? रबी 2007-8 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। समझ गए? इसमें टारगेट क्या क्या था? इसमें जो टारगेट था कि राइस का जो हमको प्रोडक्शन लाना है, राइस का प्रोडक्शन कितना लाना है? राइस का प्रोडक्शन लाना है 10 मिलियन टन। कितना? राइस का प्रोडक्शन लाना था 10 मिलियन टन। इसके अलावा गेहूं का तो मैंने बता ही दिया। वीट का कितना था? वीट का याद रख लेना 8 मिलियन टन। इसके अलावा याद कर लेना पल्सेस। किसकी? पल्सेस। पल्सेस बोले तो दाल। तो जो दाल है इसका टारगेट कितना था? कम से कम 2 मिलियन टन। ये क्या है? ये धान का है, ये गेहूं का है, इसको मैंने आपको बता ही दिया। और ये किसका है? ये दाल के लिए। मजा आया? आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट लोकेटेड? कहाँ पर? राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है?
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। इसको देखते हैं, जो क्या है, जो इसको हम बोलते हैं नियासम, NIASM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। यानी कि जब कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हमारे पौधे के अंदर कोई दिक्कत आती है, या फिर आप ऐसे समझो किसी अजैविक की वजह से, जैसे न्यूट्रेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, या न्यूट्रेंट की अधिकता से कोई प्रॉब्लम आ रही है, या इसके अलावा अगर हम बात करें कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सभी चीज़ों पर रिसर्च करके मैनेजमेंट प्रैक्टिस प्रदान करना इस इंस्टीट्यूट का काम होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में मालेगांव, महाराष्ट्र में। ठीक, कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था ये 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था, और मालेगांव, महाराष्ट्र में ये इस्टेब्लिश हुआ था। समझ गए? और इसके अलावा जो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये एक तरीके की डीम्ड यूनिवर्सिटी है। क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इस चीज़ को बेटा ज़रूर याद रख लेना। समझ गए? इसके अलावा आगे देखते हैं मऊ, उत्तर प्रदेश। तो जो मऊ उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एस्टेब्लिश है। क्या एस्टेब्लिश है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये 2005 में एस्टेब्लिश हुआ था। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा है, सुन सुन के याद कर लेना। बीकानेर, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एरिड जोन फ्रूट। क्या है? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एरिड जोन फ्रूट। क्या था? एरिड जोन फ्रूट। ये चीज कहाँ पर है? बीकानेर, राजस्थान में। इसके अलावा बताओ कि बीकानेर राजस्थान में एक इंस्टीट्यूट भी है। आप बताओ कि बीकानेर राजस्थान में कौन सा इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश है? एक तो मैंने आपको बता दिया, अब इससे मिलता जुलता चीज़ है, आपको बिल्कुल डिटेल में बताना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बीकानेर में और इसके अलावा जोधपुर में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख के बताना। मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसको बहुत बार बताया है। अगर आप हमसे लंबे टाइम से पढ़ रहे हो तो मैंने कई बार इस चीज़ को बताया हुआ है। इसके अलावा देखते हैं वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है। और इसके अलावा एक चीज़ और भी याद कर लेना कि इसमें ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वेजिटेबल स्टार्ट किया गया था। समझ गए? यानी कि AICRP ऑन वेजिटेबल। क्यों? क्योंकि जो इंस्टीट्यूट जहाँ रहेगा उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट उसी इंस्टीट्यूट से हेड कराया जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which was the first state in India to flag off the country's first fruit train? देश की पहली फ्रूट ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? ध्यान से समझना, इस ट्रेन का काम क्या था। ये ट्रेन एज मच एज पॉसिबल फ्रूट जो कि हार्वेस्ट होता था कई एक स्टेट में, वहां से किसी दूसरे स्टेट में जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए, इसके लिए इस ट्रेन को स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या होता था? सामान तेजी से डायरेक्ट पहुंचता था, बहुत तेजी से जाता था, समझ के, बिना किसी रुकावट के जाता था। तो ये कहाँ पर सबसे पहली बार कौन से राज्य में एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर आया था ये? आंध्र प्रदेश में सबसे पहली बार फर्स्ट फ्रूट ट्रेन चलाई गई। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ स्कीम और प्रोग्राम्स दिए गए हैं और यहाँ पर ईयर ऑफ इनिशिएशन दिया गया है। बोले तो इनको कब स्टार्ट किया गया है, ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा एनर्जी कम लग रही होगी क्योंकि मैं ढेर सारी वीडियो रिकॉर्ड करके थोड़ा सा घर जा रहा था, तो इस वजह से घर में थोड़ा सा फंक्शन है, इस वजह से मैं ढेर सारी वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ। तो थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना। मैं जब दोबारा आऊँगा तो और अच्छे एनर्जी के साथ आऊँगा क्योंकि बहुत देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब ऐसे समझो कि 10-12 घंटे से मैं वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं अब सोचता हूँ कि कंटिन्यूटी भी बनी रहे आप लोगों के लिए, नुकसान ना हो आप लोगों का। इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो थोड़ा-सा एनर्जी अगर लो लग रही है तो थोड़ा-सा मैनेज करो क्योंकि मैं भी आदमी ही हूँ, रोबोट तो हूँ नहीं। 10-12 घंटे अगर लगातार वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो समस्या तो थोड़ी होती है। आई होप कि आपको ये थोड़ा-सा समझ में आया होगा। बाकी मैं पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा-सा बोलने में जो आवाज़ है वो थोड़ा-सा धीरे-धीरे बोल रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को आवाज़ प्रॉपर तरीके से जा रही होगी, ऐसा नहीं लग रहा होगा कि नहीं आवाज़ कम आ रही है। तो एक-एक करके समझते हैं। आइसोपोम जो है,
ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइसोपोम जो हो इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज, बहुत बड़ा सा स्कीम है। इस स्कीम की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो ये स्कीम जो लॉन्च हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 2004 को। कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 1 अप्रैल को, ठीक, ये 1 अप्रैल को लॉन्च हुई थी। इसके अलावा NPMSF नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, क्या नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, ये लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 2008 और 9 में। समझ गए बेटा? आगे देखते हैं AIBP। तो जो AIBP है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, क्या है? एक्सीलरेटेड बेनिफिट प्रोग्राम। तो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट जो प्रोग्राम था ये 1996 और 97 में लॉन्च हुआ था। अगला क्या है? RKVY। RKVY की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है ये अगस्त 2007 में लॉन्च हुई। अब इसका मैं फुल फॉर्म बेटा नहीं बता रहा हूँ इस वजह से क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हो। अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को रोक रोक के नोट डाउन कर लो, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बाकी टेंशन नहीं, लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। तो इसको देखते हैं, ए किस पे जा रहा है? ए जा रहा है थर्ड पर, ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है और ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है। सी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है बी। बी किस पे जा रहा है? बी जा रहा है फर्स्ट पर। बी फर्स्ट पर यहाँ जा रहा है, यहाँ बी फोर्थ पे जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ा लेते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर ICR के पब्लिकेशंस हैं और यहाँ पर इनकी लैंग्वेज और इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। ICR से लॉन्च होने वाली यहाँ पर कुछ पब्लिकेशंस है, पत्रिकाएं हैं। आपको बताना है ये कौन सी भाषा में लॉन्च होती है और कितने फ्रीक्वेंसी में लॉन्च होती है, कब कब ये लॉन्च होती है, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन फार्मिंग। इंडियन फार्मिंग नाम से पता चल रहा है कि अंग्रेजी का होगा, तो एक चीज़ तो कन्फर्म हुआ कि अंग्रेजी का है। अब इसमें थोड़ा सा समझना होगा कि क्वार्टरली है कि मंथली है। तो याद रखना कि जो इंडियन फार्मिंग होता है ये मंथली रिलीज होने वाली पत्रिका होती है। इसके अलावा फल फूल के बारे में बात करें तो फल फूल क्या है? हिंदी में नाम है, तो या तो हिंदी में है तो मंथली होगा या फिर क्या होगा? बाई मंथली। तो याद रख लेना कि जो फल फूल है, दो शब्द है फल एंड फूल, तो याद रख लेना कि फल फूल जो होता है ये द्विमासिक होता है, मतलब 2 महीने में एक बार आएगा। अगला क्या है? APIS। एपिस जो होता है नाम से पता चल रहा है कुछ इंग्लिश का नाम है, तो इंग्लिश में होगा और इंग्लिश में बचा क्या? ये क्वार्टरली में एक लॉन्च होती है। खेती जो है नाम से पता चल रहा है खेती है, तो ये क्या होगा? ये हिंदी में लॉन्च होती है और मंथली लॉन्च होती है। समझ गए यहाँ तक बात? तो ए किस पे जा रहा है? ए थर्ड पे जा रहा है। ए थर्ड में केवल ऑप्शन नंबर डी में जा रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बेटा इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते रहना। मैं एक बार बता रहा हूँ, आप एक काम किया करो, नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? वीडियो को प्ले कर लेना है और इसको बार-बार सुनना है। जैसे मार्केट जा रहे हो सुनते रहो, खाना बना रहे हो सुनते रहो, सोने जा रहे हो सुनते रहो। समझ रहे हो? जैसे पॉडकास्ट सुनते हो उसी तरीके से इसको सुनते रहो। सुनते रहोगे तो रिवीजन होता जाएगा, जो फैक्ट्स हैं उसका रिवीजन होता जाएगा। बाकी अगर थ्योरी को विधिवत तरीके से पढ़ना है तो उसका सबसे आसान तरीका है कोर्स प्रॉपर तरीके से फॉलो करके वहाँ से आप सीख लो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट के कुछ लोकेशंस हैं और यहाँ पर रिसर्च किस पर फोकस करी गई थी, ये चीज़ है। समझ गए? तो यहाँ पर एक चीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, क्योंकि अगर यहाँ लिख दिया जाता तो गड़बड़ हो जाता। आप ऐसा समझो कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च किया गया था बीकानेर से, किसको लॉन्च किया गया था? बीकानेर से कौन से ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था? इस तरीके का क्वेश्चन है, इतना आसान सा भी नहीं है, दमदार क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताओ। तो इसको बीकानेर वाला तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एरिड जोन फ्रूट वाला होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा NSP वेजिटेबल यानी कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट जो था ये बनारस से लॉन्च हुआ था, इसको भी मैंने आपको बता दिया। हैदराबाद वाला मैंने आपको बता दिया था कि एग्रोमेट्रोलॉजी वाला है। इसके अलावा ये बच रहा है हिंदी और सॉरी नई दिल्ली, तो नई दिल्ली वाला याद कर लो कि ये कहाँ से है, ये कहीं और से नहीं जाएगा, ये चला जाएगा सीधे सीधे नई दिल्ली से। ठीक, तो ए किस पे जा रहा है? ए जा रहा है फोर्थ पर। ए फोर्थ में केवल ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ पहल करी गई है।
और ये कब कब करी गई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग जो है, ये जो पहले इसको कहा जाता था प्लानिंग कमीशन। नाम याद रखना कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन ये दो चीज होती है। तो पहले ये नीति आयोग किस नाम से जाना जाता था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो उस चीज को आपको नहीं याद रखना है, क्यों? क्योंकि अब नाम बदल गया है नीति आयोग। अगर कभी पूछा जा रहा है तो प्लानिंग कमीशन याद करके नहीं लगा देना टिक, कहता अच्छा ये तो ये तब हुआ था, नहीं। नीति आयोग जो है, ये जब मोदी जी आए थे तब इन्होंने इसको बदल दिया था। एक जनवरी, कब? 1 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था नीति आयोग। अगला क्या है, नेशनल वाटर पॉलिसी। ये जो नेशनल वाटर पॉलिसी है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो 1 अप्रैल 2001 को लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? ये 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। अगला क्या है? अगला है NWDPRA, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज। ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 1990-91 में। इसके अलावा एक और है NBAII, इसको रिनेम किया गया था NBAII, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स, जो कि पहले क्या जाना जाता था? पहले PDBC के नाम से जाना जाता था। तो इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसका नाम चेंज करके इसको 2009 में एस्टेब्लिश किया गया। ए क्या कहाँ पर जा रहा है? ए जा रहा है सेकंड पर, ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमको आगे पीछे कहीं देखने की जरूरत ही नहीं थी। समझ गए बेटा यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमको खोजना है कि गलत क्या है, हमको यहाँ पर गलती खोजनी है। सबसे पहले देखते हैं, द फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड एट पंतनगर इन 1960। बिल्कुल सही है, 100% सत्य बात है। उस समय पर ये भारत में, उस उत्तर प्रदेश में हुआ करता था पंतनगर, लेकिन अब टूट गया है, अलग हो गया है, उत्तराखंड के नाम से हो गया है। तो भारत की पहली स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो पंतनगर में एस्टेब्लिश हुई थी, इसमें कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। अगला देखते हैं क्या है, द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वाज ओपन इन पांडिचेरी इन 1974। इसको भी बच्चा बच्चा जानता है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, दोनों बातें सही है। अगला क्या है, द एग्रीकल्चरल सर्विस रिसर्च सर्विस ARS और ASRV नेट जो होता है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1979 में हुई थी। तो ये बात जो कही जा रही है वो गलत कही जा रही है। क्यों? क्योंकि 1979 में नहीं हुआ था। ASRV नेट जो हुआ था ये 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में स्टार्ट हुआ था। 1979 में जो स्टार्ट हुआ था, अभी इस समय जो मुझे याद आ रहा है, मुझे इस समय याद आ रहा है 1979 में लैब टू लैंड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? लैब टू लैंड प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। समझ गए बेटा जी? तो इसमें हमारा तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। हमको इनकरेक्ट खोजना था, हमने खोज लिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लैक राइस एंड ब्लैक बीट। ब्लैक राइस और ब्लैक बीट से संबंधित यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमको यहाँ पर करेक्ट खोजना है, सही कौन सा है। चलिए खोजते हैं एक एक करके। सबसे पहले पढ़ते हैं, द वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कल्टिवेटेड राइस। जो हम राइस की खेती करते हैं, ओराइजा सेटाइवा और ओलाइजा ग्लेबेरिमा, इसका जो वाइल्ड रिलेटिव है, बोले तो इसका जो जंगली रिलेटिव जो अभी तक हमें पता है वो कौन सा है? कह रहा है कि ओराइजा रूफी पोगोन जो है प्रोड्यूसेस रेड ग्रेन इंस्टेड ऑफ ब्लैक। ये बात जो कही जा रही है ये बात बिल्कुल सही है कि जो ओराइजा रूफी पोगोन है ये रेड रेड कलर का राइस होता है, बहुत पतला पतला सा राइस होता है और रेड कलर का ये राइस होता है। बिल्कुल सही है, ये वाइल्ड रिलेटेड होता है, मतलब देखने में चावल जैसा होता है, लेकिन ये चावल नहीं होता, हमारा ट्रेडिशनल चावल नहीं होता। कुल मिला के बात ये, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगला है क्या? अगला है नेशनल वीट फॉर ए नेशनल वीट हैज ए 50 ppm कंसंट्रेशन ऑफ एंथोसाइनिन। सामान्य गेहूं में एंथोसाइनिन जो होता है वो 50 ppm की सांद्रता होती है। ये बात गलत है। जो नॉर्मल वीट होता है, क्या पढ़ रहा है? नेशनल पढ़ रहा था क्या? नॉर्मल वीट जो होता है इसके अंदर 5 ppm कंसंट्रेशन एंथोसाइनिन का पाया जाता है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। एंथोसाइनिन क्या होता है? एंथोसाइनिन एक पिगमेंट होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ब्लैक व्हीट कंटेन ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ
100 to 200 ppm ऑफ एंथोसाइनिन। जो ब्लैक व्हीट होता है इसके अंदर जो एंथोसाइनिन कंटेंट पाया जाता है वो 100 से लेके 200 ppm पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर यही तो गलत कर देता हूँ, वैसे फिर बाद में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आंसर क्यों नहीं आ पा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहला गड़बड़ हो गया, पहला सही है, दूसरा गड़बड़ हो गया, तीसरा सही है। तो इस तरीके से देखा तो हमने फर्स्ट और थर्ड हमको सही मिल गया। बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement regarding Indian agriculture is not true? यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको क्या करना है, नॉट ट्रू खोजना है। समझ गए? कुछ बच्चे यहाँ खोज रहे होंगे, अरे नॉट ट्रू, यहाँ ट्रू नॉट ट्रू नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे ही थोड़े से घुमाए जाते हैं। नॉट ट्रू यहाँ पर खोजना है। कहते हैं इंडियाज रैंक इन ग्लोबल सिल्क प्रोडक्शन इज फर्स्ट। ये बात बोली जा रही है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पर है। किस पर है? इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है? इंडिया की रैंक सेकंड है। फिर बात आती है फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे अपना चाइना है। यहीं पर सिल्क का प्रोडक्शन सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था। आज से लगभग 5000 साल पहले सिल्क से साड़ी बनाना चाइना ने सीखा था, और पूरी दुनिया को लगभग शायद 500 साल या 1000 साल तक पूरी दुनिया को पता ही नहीं चलने दिया। इतने थोड़े से होते हैं कि पता ही नहीं चलने दिया कि हम बनाते किससे हैं। फिर बाद में पूरी दुनिया को धीरे धीरे पता चलते चलते चल गया। तो पहले पर है चाइना, दूसरे नंबर पर इंडिया है। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर प्रोवाइड, तो ये बात क्या हो गई? ये बात तो गलत हो गई। ठीक, पहली बात तो हमारी हो गई गलत। दूसरी बात क्या कह रहा है? इंडियन एग्रीकल्चर प्रोवाइड अबाउट 65% ऑफ द लाइवलीहुड। इंडियन एग्रीकल्चर जो है लगभग 65% लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है। ये बात बिल्कुल सही है। देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कहीं कहीं पर 48 पॉइंट समथिंग लिखा होता है। तो उन दोनों में से आपको सही किसको मानना है बेटा? मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, लेकिन मुझे कहीं कहीं पर 65 मिल रहा है, कहीं कहीं 58 मिल रहा है। 58 को आपको ज़्यादा फोकस में रखना है। अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आपको 58 ज़्यादा फोकस में रखना है। समझ गए? तो ये बात जो है इसको हम फिलहाल यहाँ पर सही मान के चलेंगे। अगला है क्या? अगला है एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 21% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट करता है वो 21% टोटल एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूट करता है। ये भी बात सही है, लेकिन ईयर टू ईयर ये डिफरेंट होती रहती है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रख लेना। समझ गए? तो इसमें हमको नॉट ट्रू खोजना था और हमने खोज लिया। केवल और केवल हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर। हमको यहाँ पर करेक्ट खोजना है। रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या है? लीफ कलर चार्ट सेव 15 ग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर इन राइस। जो लीफ कलर चार्ट होता है लगभग 15 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये सेव करता है। ये चीज़ बताई जा रही है। ये चीज़ जो बताई जा रही है वो बिल्कुल सही बताई जा रही है। लीफ कलर चार्ट क्या करता है? लीफ कलर चार्ट हमें बताता है कि धान के अंदर कब और कितनी मात्रा में हमको अब इसके अंदर फर्टिलाइजर डालना चाहिए। लीफ कलर चार्ट कैसे उपयोग किया जाता है, कितना होता है, मैंने सब चीज़ें आपको कायदे से पढ़ा दिया है, तो आप आई होप आपको वहाँ सब चीज़ें पता होंगी। तो हमारा ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। समझ गए? इसके अलावा क्या है? अगला क्या कह रहा है? ट्रैक्टर जो माउंटेड क्यूमिन प्लांटर होता है वो 30% सीड को सेव करता है। ये बात जो कही जा रही है ये भी बात बिल्कुल सही है। जब हम क्यूमिन बोले तो जीरा की प्लांटिंग करते हैं और ट्रैक्टर माउंटेड क्यूमिन प्लांटर से करते हैं तो 30% हमारा सीड बच जाता है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो होता है इंक्रीज क्रॉप यील्ड 12 से लेके 76% के आसपास तक बढ़ा जाता है। अब इतनी बड़ी सी अगर वेरिएशन दिया गया 12% से लेकर 76%, तो हम गलत इसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन फायदेमंद तो होता है हमारी क्रॉप के लिए, और ऊपर से इतनी बड़ी रैंक इतना बड़ा सा गैप दे दे रहा है, तो हम इसको गलत नहीं कर सकते। तो हमारा तीनों बात सही हो जाएगी। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्या है? असरसन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ। द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वाज ओपनड एट पांडिचेरी इन 1974। इसको अभी मैंने तुरंत ही पूछा है, तो इसको तो बच्चा बच्चा लगा ले जाएगा। रफ़ी अहमद कितवई सर्व एज द फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये बात जो कही जा रही है ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हमारी दोनों की दोनों बातें सही है। रफ़ी अहमद कितवई जो होता है ये भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड के नाम से जाना जाता है।
और इस अवार्ड का नाम रफ़ी अहमद किदवई पर इस वजह से पड़ा है क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री हुआ करते थे, रफ़ी अहमद किदवई। समझ गए? तो ये बात जो है ये बिल्कुल सही है। अब आप सोचोगे, यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में बात कही जा रही है और यहाँ पर रफ़ी अहमद किदवई के बारे में बात करी जा रही है। दोनों आपस में कोई रिलेटेड है नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। Golden rice provide a new alternative intervention specifically designed to combat vitamin A deficiency। बिल्कुल सही है। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो गोल्डन राइस होता है इसके अंदर विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। रीजन पढ़ते हैं, रीजन क्या कह रहा है? इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई कंबाइनिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डेफोडिल्स, अर्बेनिया, यूरिडोवोरा, एग्रोबैक्टीरियम टोमेफिकेंस एंड इंडिका राइस। कह रहा है कि गोल्डन राइस को बनाने के लिए इन जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। केवल और केवल अर्बेनिया इरिडोबोरा और इसके अलावा एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिकेंस जो होता है, इन दोनों का इस्तेमाल, एक इसका और एक इसका, इन दोनों का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है? इन दोनों का इस्तेमाल करके जो जपोनिका राइस होता है, जपोनिका राइस, इसको बनाया जाता है। कभी भी हम गोल्डन राइस नहीं बनाते। इसके अलावा इंडिका राइस अगर यहाँ हटा देंगे, इस चीज़ को हटा के, और हम लिख देते हैं जपोनिका राइस इट की जगह पर, तो सही हो जाता। लेकिन ये बात हो गई गलत। असर्शन ट्रू है और रीजन हमारा फॉल्स हो गया। तो क्या करेंगे? असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइस कल्टिवेशन मेथड। कह रहा है द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन रिक्वायर सिग्निफिकेंटली मोर वाटर कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन। मैंने इसको 2 बार बता दिया है, तीसरी बार ये कह रहा है ज़्यादा पानी नहीं लगता है बेटा, कम पानी लगता है। ये बात जो कही जा रही है वो 100% गलत बात कही जा रही है। पानी SRI मेथड में पानी कम लगता है। कितना कम लगता है? लगभग 20 से लेके 25% पानी हम कम कर पाते हैं। रीजन क्या कह रहा है? द SRI मेथड सेव्ड अबाउट 70 to 80% ऑफ सीड एंड इंक्रीज ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्टिविटी बाई 20 to 45%। ये बिल्कुल सही है। जो सीड का रिक्वायरमेंट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। पानी की रिक्वायरमेंट 20-25% कम हो जाएगी, सीड की रिक्वायरमेंट 70-80% कम हो जाएगी। इसके अलावा जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो लगभग 20 से लेके 45% तक बढ़ जाती है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के तरीके से अगर हम खेती करते हैं तब। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ICR माइलस्टोन इज करेक्टली मैच विथ इट्स ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड इनिशिएशन। ICR के द्वारा लॉन्च किए गए ये सभी चीज़ें हैं। हमको क्या करना है? इसमें से करेक्ट खोजना है। बोले तो यहाँ पर 3 इनकरेक्ट हैं, एक एक करके खोजते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन ए क्या कह रहा है। क्रिएशन ऑफ डेयरी, डायरेक्टरेट डेयरी जो है, डेयरी ICR के अंडर में ही काम करती है। और डेयरी जो होती है, ये डेयरी वो वाली डेयरी नहीं है दूध वाली डेयरी। ये डेयरी जो होता है ये क्या काम करता है? ये क्योंकि ICR एक ऑटोनोमस बॉडी है, इस पर डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हो सकता, एक तरीके से आप ऐसा समझो। तो क्या होता है कि ICAR और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनके बीच में एक तरीके से ब्रिज का काम करता है डेयरी। तो डेयरी का जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1979 में। ये बात जो कही जा रही है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 1979 में नहीं हुआ था, 1973 में हुआ था। समझ गए? इसके अलावा डेयरी के बारे में आपको बता देता हूँ। डेयरी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन होता है। क्या होता है इसका नाम? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं बी, लॉन्च द नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट है ये कब लॉन्च हुआ था? यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो लॉन्च हुआ था ये लॉन्च हुआ था 1995 में। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसको 1998 में लॉन्च किया गया था। अगला क्या है? इनिशिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, ये कब लॉन्च हुआ था? यहाँ पर बताया जा रहा है 1995 में ये लॉन्च हुआ था।
तो ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही है, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज जो प्रोग्राम है ये 1995 में ही लॉन्च किया गया था। हमको करेक्ट खोजना था, हमने खोज लिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसमें क्या गलती है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जो जीन बैंक है जो कि दिल्ली में हुआ करता है, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये जो इस्टेब्लिश हुआ था ये हुआ था 1996 में। कब हुआ था? 1996 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप वैरायटी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्टली मैच। फसल के समूह और उनकी विशेषताओं पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से सुमेलित है? सब 3 सही है, एक कोई गलत है। क्या कह रहा है? कुफरी फ्राइसोना ये ड्राई मैटर रिच पोटैटो वैरायटी होती है, आइडियल फॉर मेकिंग फ्रेंच फ्राई। बिल्कुल सही है, फ्राई सोना है तो फ्राई के लिए बढ़िया होगा, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली ज़्यादा बात है ही नहीं। पहली बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं क्या है, स्वर्णा सब 1 ये वाटर सबमर्ज टॉलरेंस वैरायटी होती है राइस की। मैंने इसके बारे में कई बार बताया है और लगभग ये 14 दिन तक पानी के अंदर रहेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है। इसको भी मैं बता चुका हूँ, इसको भी मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा DBW17, ये जो DBW17 है ये किसकी वैरायटी है? जो DBW17 है ये वैरायटी है रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ व्हीट। बिल्कुल सही है। अगेंस्ट द ग्लोबली स्प्रेडिंग स्टेम रस्ट UG99 ये बात जो कही जा रही है ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो स्टेम रस्ट जो लगता है, स्टेम रस्ट का कौन सा मॉडल? ये UG99। जैसे होता है ना, ये अलग अलग तरीके के फंगस होते हैं तो कोडिंग कर दिए जाते हैं, इस तरीके से वो होता है। तो UG99 के प्रति ये रेजिस्टेंट होता है DBW17। अगला क्या है? अगला है सहभागी धान। सहभागी जो धान है इसके बारे में बोल रहा है कि सहभागी धान जो होता है जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर डेवलप्ड फॉर सॉइल। तो सहभागी धान जो होता है इस तरीके की चीजें नहीं होती है। सहभागी धान राइस की एक नई वेराइटी है जो कि ड्रॉट को सह सकती है। आप इसको याद रखना ना, ये ड्रॉट को सह सकती है, ड्रॉट के प्रति ये सहनशील होती है, ये बात गलत लिखी गई है। तो हमको यहाँ पर क्या करना था? इनकरेक्ट खोजना था, हमने खोज लिया, ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर। यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है इसको बताना। बोले तो 3 करेक्ट है, 1 गड़बड़ है। क्या है? आइसोपोम। आइसोपोम के बारे में मैंने कई बार बताया है। इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इसको बताया था, जब शायद वहां पर क्या था, लोकेशन था या एस्टेब्लिशमेंट ईयर था, ऐसा कुछ था, कोई क्वेश्चन वहां पर मैंने बताया था। इसके अलावा नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सीड हेल्थ एंड फर्टिलिटी, ये बात जो कही जा रही है ये बात बिल्कुल गलत। तो हमको गलत खोजना था, हमने खोज लिया। अब इसमें समझना है कि गलत आखिर है क्या। इसमें NPMSF जो है इसका क्या मतलब होता है? नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी होता है। यहाँ पर सीड हेल्थ लिखा है तो सीड नहीं होगा, यहाँ पर सॉयल हेल्थ होगा। समझ गए? तो ये बात हमारी हो गई गलत। बाकी तीनों बातें सही हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आई होप आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने आपको जो पढ़ाया वो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं आपके सुझाव पढ़ता हूँ। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से AGTA की तैयारी करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर है 9792771793, इस पर संपर्क करो।